हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिल समर क्लासेस की ओर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आपने हमारे पहले लेक्चर में देखा होगा कि हमने क्लास 10 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर का इंट्रो कवर किया था। तो भाई अब हम उसका पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको बेसिक्स बताए हुए हैं, 9th क्लास की कुछ डेफिनेशन बताई हुई है जो यहाँ पे यूज आने वाली है। तो प्लीज उसको जाके देखिए अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, और अगर आप देख चुके हैं तो चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं हम अपना पहला टॉपिक 1.1 जो है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में ही बताया है, एक बार फिर से बता देता हूं कि केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन एक तरीका है, एक रिप्रेजेंटेशन है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। उस तरीके को हम बोलते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन। उससे पहले अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला आइकन दबाना ना भूलें। तो चलो, केमिकल इक्वेशन मैंने बता दिया, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, केमिकल इक्वेशन। तो अब देखिए, अगर आपने हमारे पहले वाले लेक्चर में देखा होगा, हमारा एक एग्जांपल था मैग्नीशियम वाला, वो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी मेंशन है कि मैग्नीशियम बर्न हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे लिखूं, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, कितनी लंबी लाइन हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, एक छोटा तरीका चाहिए, वो क्या है, केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल इक्वेशन क्या करता है, एक इजी सिंपलेस्ट वे प्रोवाइड करता है आपको एक रिएक्शन को समझने के लिए और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब हम एक पहले देखते हैं वर्ड इक्वेशन। क्या देख रहे हैं हम, वर्ड इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये एक डिफरेंट है, वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन क्या चीज है, इसमें क्या करते हैं आप, जैसे हमारा एग्जांपल था मैग्नीशियम वाला, मैं उसी से आपको समझाने वाला हूं। क्या करते हैं आप, इसमें हर एक एलिमेंट का नाम लिखते हैं और कुछ कन्वेंशन होते हैं जिसके थ्रू आप बताते हैं कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, रिएक्टेंट क्या हो रहा है। तो चलो देखते हैं, हमारा क्या है, मैग्नीशियम था, ये रहा मैग्नीशियम। क्या किया था इसने, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया था, ये रहा ऑक्सीजन। और क्या बनाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। तो ये आ गया आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आ गया। अब देखिए यहां पे रिएक्टेंट्स क्या चीज है, रिएक्टेंट क्या होती है, इनिशियली रिएक्शन शुरू होने से पहले आपके पास क्या प्रेजेंट था, खुद सोचिए क्या था, मैग्नीशियम का रिबन था आपके पास, तो मैग्नीशियम प्रेजेंट था, साथ में हवा में क्या प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। तो इनिशियली जब रिएक्शन शुरू हुई थी, ये नहीं हुई है प्रोसेस अभी, तो आपके पास उस वक्त क्या प्रेजेंट था, आपके पास रिएक्टेंट प्रेजेंट हो, क्या थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गए, रिएक्टेंट। तो जो आपके केमिकल रिएक्शन शुरू होने के पहले प्रेजेंट होता है वो होता है आपका रिएक्टेंट। और फाइनली केमिकल रिएक्शन जब खत्म हो गई तो फाइनल आपके पास क्या प्रेजेंट था, वो होता है प्रोडक्ट। कि मतलब केमिकल रिएक्शन के अकर होने के बाद जो फाइनल चीज आपको मिली, जो प्रोडक्ट मिला, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। एक ही है तो प्रोडक्ट। तो फाइनली जो आउटकम आया वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्लियर। तो अब ये कन्वेंशंस क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। अब देखिए आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है वो जरूरी नहीं है सिंगुलर हो, मतलब अब आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने रिएक्टेंट्स हैं, 2 रिएक्टेंट्स हैं। तो अगर ऐसे मल्टीपल रिएक्टेंट्स जब हो तो उनके बीच में हम ये प्लस वाला साइन यूज करते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो तो उनके बीच में भी हम कौन सा साइन यूज करते हैं, प्लस का साइन यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या था, सिंगल प्रोडक्ट था, इसलिए हमें प्लस की साइन की जरूरत नहीं पड़ी। और ये एरो क्या बताता है, ये एरो हमें क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन किसकी, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन आपकी हो रही है उसकी ये डायरेक्शन बताता है। अब नॉर्मली सोचिए डायरेक्शन क्या होगी, इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज। तो अब हमने क्या पढ़ा था, रिएक्टेंट कब होता है, जब
केमिकल रिएक्शन अकर नहीं हुई है, मतलब वो क्या हुआ है, रिएक्शन जब शुरू नहीं हुई है या शुरू होने वाली है तब क्या है, इनिशियल स्टेज है। तो इनिशियल स्टेज में क्या था, मतलब रिएक्टेंट्स थे, तो ये क्या आ गए, रिएक्टेंट्स आ गए आपके किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके क्या आ गए, रिएक्टेंट्स आ गए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे, मेरा लेफ्ट हैंड ये है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गए, रिएक्टेंट्स आ गए, और एरो के राइट हैंड साइड पे क्या आ गए, प्रोडक्ट्स आ गए। मतलब जब रिएक्शन खत्म हो गई तो फाइनली आपको क्या आउटकम मिला, वो क्या आ गए, प्रोडक्ट्स आ गए आपके राइट हैंड साइड पे। और ये एरो की डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज की तरफ। एरो थोड़ा गंदा बना है, अब राइटिंग ही ऐसी है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करते हैं। ये रहा आपका, अब और गंदा बन गया, तो ये लो थोड़ा बेटर है एरो। तो ये एरो क्या बता रहा है आपको, डायरेक्शन बता रहा है। एरो की टिप जिधर है वो क्या है, फाइनल इधर की तरफ डायरेक्शन प्रोसीड कर रही है। इनिशियल इधर थी, चलते 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 इधर आ गई। तो ये हो गया आपका वर्ड इक्वेशन। अब इसमें मैं आपको एक सिंपल जनरल एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लीजिए आपके पास ए बी सी डी चार क्या है, रिएक्टेंट है, ए बी सी और डी, चार रिएक्टेंट है। तो इसको आप कैसे लिखने वाले हैं, कैसे लिखेंगे, ए प्लस, क्योंकि दूसरा लिख रहे हैं, बी प्लस सी प्लस डी। तो रिएक्टेंट आ गए आपके, सबके बीच में क्या आ गया, एडिशन का साइन आ गया। अब क्या करेंगे हम, डायरेक्शन बताएंगे किसकी, केमिकल रिएक्शन की। डायरेक्शन क्या होगी, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। और फाइनली मान लीजिए आपके पास कुछ प्रोडक्ट आ रहा है ई और एफ, तो ई और एफ को भी आप कैसे लिखेंगे, ई प्लस एफ। तो ये हो गई आपकी वर्ड इक्वेशन। यहाँ पे ए बी सी डी और ई एफ के हम नाम लिख देंगे, तो ये आपकी बन गई वर्ड इक्वेशन। तो ये थी आपकी वर्ड इक्वेशन। अब चलो, अब हम चलते हैं अपनी रियल केमिकल इक्वेशन की तरफ। तो अब रियल केमिकल इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है वो देखते हैं। तो अब ये आपका टॉपिक है 1.1 राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। 1.1.1 क्या है, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये था हमारा 1.1। तो अब इससे पहले राइट, जब हम केमिकल इक्वेशन अब लिखने वाले हैं तो उससे पहले आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए। जैसे हमारी अभी मैग्नीशियम वाली थी तो उसको हम लिख के बताएंगे, लेकिन आपको पता है हर एक एलिमेंट का, जो ये आपके एलिमेंट्स हैं जो आपके सारे प्रेजेंट है, सब कुछ किसी ना किसी एलिमेंट के मिक्सचर या एलिमेंट से बने होते हैं। तो ये एलिमेंट्स जो है इनकी आपको क्या पता होना चाहिए, सिंबल्स पता होने चाहिए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो अगर आपको एलिमेंट्स के सिंबल्स पता है तो आप क्या लिख सकते हैं, केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। सेकंड क्या होता है, सेकंड हम केमिकल इक्वेशन में स्टेट लिखते हैं कि कौन सी स्टेट में हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है या प्रेजेंट है, तो वो हम लिखते हैं। तो ये अब स्टेट क्या हो गई आपकी, सॉलिड। तो सॉलिड को किससे लिखते हैं, छोटे एस से। लिक्विड को किससे लिखते हैं, स्मॉल एल से, ब्रैकेट में ऐसे ही मैं लिख के भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। गैस को कैसे लिखते हैं, जी से। और साथ ही आपका एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, जब पानी में आप सॉल्यूशन बना लेते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, AQ से। तो ये हो गई आपकी रिप्रेजेंटेशन। अब इसके अलावा एक पॉइंट और आता है आपका, क्या कि जब आपका गैस फॉर्म हो रही है, ये तो क्या था, जब गैस आपको लिखना है कि गैस आपकी यूज हुई है। एक दूसरा तरीका और होता है गैस का, जब गैस फॉर्म हुई है, लेकिन वो किसमें होगा, क्या जब गैस प्रोडक्ट में बन रही है। इफ गैस इज प्रोड्यूस्ड, अगर गैस प्रोड्यूस हो रही है तो आप गैस को इस साइन से ऊपर की तरफ तीर चलाते हुए हवा में तीर चला दीजिए, उस तरीके से आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और एक फाइनल स्टेप जो है, इफ प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट इज फॉर्म्ड, अगर प्रिसिपिटेट बन रहा है कुछ तो आप उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाले एरो से नीचे। प्रिसिपिटेट क्या होता है, नीचे जो भी आपका कंटेनर है उसमें जाके नीचे सेटल हो जाता है, नीचे जाके बैठ जाता है। तो इसलिए इसमें क्या आ गया, नीचे तीर चला दिया आपने, ऐसे नीचे तीर चला दिया, ये हो गया आपका प्रिसिपिटेट, क्योंकि वो क्या कर रहा है, नीचे जाके बैठ जाता है। गैस क्या होती है, हवा में उड़ जाती है, तो ये आ गया ऊपर का तीर। तो ये थे आपके कुछ चीजें जो ये आपको पता होनी चाहिए केमिकल इक्वेशन लिखने से पहले। तो चलो केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। अब हमारा जो एग्जाम्पल था मैग्नीशियम और
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो बन रहा था। तो मैग्नीशियम का जो आपका सिंबल होता है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है बताओ, Mg। ऑक्सीजन का तो आप सभी को पता होगा, O2 कब से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहां पे ये आपको पता लगता है सिंबल्स। तो चलो अब इसकी अगर हम क्या लिखें, केमिकल इक्वेशन लिखें, तो कैसे लिखेंगे, इसका सिंबल लिखा, जो हमारा वर्ड था उसकी जगह सिंबल लिखा। स्टेट कौन सी है इसकी, सॉलिड। रिबन था, सॉलिड है। इसके साथ क्या किया, O2 को रिएक्ट कराया। O2 कौन किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। अब एरो क्यों नहीं लगाया मैंने, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जब प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्ट साइड में ही आप एरो लगाते हैं। जरूरी नहीं आप एरो लगाए, जी भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है, लेकिन हम एरो लगाते हैं या जी लिखते हैं। लेकिन एरो कब लगाते हैं, केवल प्रोडक्ट साइड में, और जी दोनों साइड लिख सकते हैं। तो ये MgO2 मिलकर क्या बना रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgO। और ये कौन सी फॉर्म थी, सॉलिड। तो ये था आपका, ये हो गई आपकी केमिकल इक्वेशन। ये तरीका है आपका क्या, केमिकल इक्वेशन लिखने का। क्या किया हमने, मैग्नीशियम की जगह हमारी वर्ड इक्वेशन है, रिकॉल कीजिए, यहाँ पे क्या लिखा था, मैग्नीशियम लिखा था, साथ में प्लस करके ऑक्सीजन लिखा था, और क्या बनाना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था। तो हमने यहाँ क्या किया, सबके फॉर्मूले लिख दिए, या फिर क्या बोल सकते हैं, केमिकल सिंबल लिख दिए। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन इज ए वे टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन इन सिंबॉलिक वे। सिंबॉलिक, केमिकल सिंबल की फॉर्म में, टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ सिंबल्स, केमिकल सिंबल्स। ठीक है, तो ये क्या है, केमिकल सिंबल्स की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट किया है, जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये हो गया आपका केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करते हैं अपने 1.1.2 टॉपिक की, वो है आपका बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। अब चलो पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, 1.1.2 क्या है, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। तो भाई बैलेंस की बात करें तो नॉर्मली रियल लाइफ के एग्जांपल से मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। क्या होता है, नॉर्मल आपने सीसो देखा होगा, अगर सीसो में दोनों तरफ बराबर वेट के बच्चे बैठ जाएं तो सीसो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। चलो इसके अलावा छोड़िए, आपने सब्जी फ्रूट्स वगैरह तो खरीदे होंगे, उसमें क्या होता है, एक साइड में आपने 1 किलो का जो मार्क होता है, पत्थर होता है, वो रख देते हैं, दूसरी साइड तब तक चढ़ाते हैं जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाए। इससे क्या पता लगता है कि ये भी क्या है, 1 किलो सब्जी है, 1 किलो आपके फ्रूट्स हैं, तो ये क्या है, बैलेंस कर रहे हैं आप दोनों को। तो इसी तरीके से हमें केमिकल रिएक्शंस भी बैलेंस करनी होती है, केमिकल इक्वेशन भी बैलेंस करनी होती है। तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए क्या होगा, केमिकल इक्वेशन में क्या होगा कि जितना आपका रिएक्टेंट है, मतलब जितनी लेफ्ट हैंड साइड है, उतना ही क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। लेकिन किस टर्म में, मास की टर्म में। तो चलो कोई बात नहीं, इसको अच्छे से समझते हैं। तो हमारा जो केमिकल बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है, किस पे बेस्ड है, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपको सभी को पता होगा क्या, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिकल केमिस्ट्री की टर्म में, या फिर यहां पे केमिकल इक्वेशन की टर्म में क्या हो जाएगा, एटम्स इन ए केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी क्रिएटेड और destroyed। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन में जो भी आपके एटम्स है वो ना आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। मतलब जितने एटम इधर हैं उतने ही उधर रहेंगे, लेकिन एटम आप क्रिएट नहीं कर सकते। मतलब जितने एटम इधर मैग्नीशियम के हैं उधर ही उतने रहेंगे, जितने एटम इधर ऑक्सीजन के उतने ही प्रोडक्ट साइड में भी रहेंगे। तो इसको अगर हम लिखें किस टर्म्स में, अगर हम इसको लिखें, थोड़ा अच्छे से लिखना चाहें तो क्या बोल सकते हैं हम,
नंबर ऑफ, बैलेंसिंग का बेसिकली आपको पूछे कि बैलेंसिंग में क्या करना होता है तो वो बता रहा हूं मैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट, इंडिविजुअल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, इन रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड पे, रिएक्टेंट साइड मस्ट बी इक्वल टू, किसके इक्वल होनी चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एटम्स, मतलब ईच एलिमेंट है, मतलब जिस एलिमेंट के अगर एडिशन उधर 2 है तो इधर भी क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो नंबर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। तो आपको क्या बोल दिया कि रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं मैग्नीशियम के, मतलब हर एक एलिमेंट की हम इंडिविजुअली बात करेंगे कि मैग्नीशियम के जितने लेफ्ट हैंड साइड में हैं उतने ही राइट हैंड साइड में होने चाहिए, ऑक्सीजन के जितने लेफ्ट हैंड साइड में हैं उतने ही राइट हैंड साइड में होने चाहिए। अगर ये कंडीशन हमारी केमिकल इक्वेशन फॉलो कर रही है तो उस टाइप की, ये कंडीशन अगर फॉलो करे तो उस टाइप की केमिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ऐसी टाइप की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हो गया। अब आप एग्जांपल रिकॉल कीजिए, हमने एग्जांपल में लिखा था Mg सॉलिड प्लस O2 गैस मिलके बना रहा था आपका MgO। तो देखिए सॉलिड, इधर देखिए मैग्नीशियम के कितने एटम लेफ्ट हैंड साइड पे पूरे सब में काउंट होंगे, कितने, एक, इसमें कुछ है नहीं, तो टोटल एटम कितने हो गए रिएक्टेंट में, एक, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम के कितने एटम, एक एटम, तो ये क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं केमिकल इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। नहीं, ये हमने क्या किया है, केवल एक मैग्नीशियम के लिए बोला है, हमें क्या करना है, 4 ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए यही चीज चेक करनी है। तो देखो ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने एटम रिएक्टेंट साइड में, 2, इधर कितने एटम, O अकेला है तो एक एटम, तो क्या ये बराबर है, नहीं है। तो क्या पता लगा आपको कि आपकी जो ये वाली केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन तो है लेकिन अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड नहीं है। तो ये हो गया आपका अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड में डिफरेंस, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी हो गया। अब इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर हम दूसरी टर्म्स में बोलना चाहें, जो नॉर्मल टर्म है, उसमें क्या बोल सकते हैं कि जो आपका टोटल मास, एटम्स की टर्म्स में हमने समझ लिया, लेकिन मास की ही टर्म में अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है या फिर और अच्छे से समझना है, एक और डेफिनेशन चाहिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं कि जितना मास आपका लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट साइड में था, उतना ही मास आपका राइट हैंड साइड किसमें होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। तो कई बच्चों को लगता है कि यार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, मास तो आया नहीं, तो ये तो गलत है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एटम भी क्या है, आपका मास ही है। एटम में क्या होता है, मास होता है, हर एक एटम का मास क्या होता है, फिक्स होता है। तो जिन लोगों को ये लग रहा है कि यहाँ पे मास तो आया नहीं, मैं तो इसको याद नहीं करूंगा, तो उन्हीं लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ, एक और इसको सिंप्लीफाई करके या फिर बोल लीजिए इसका दूसरा वर्जन मैं बता रहा हूँ। क्या बोल सकते हो आप कि जो आपका मास है, मास ऑफ एटम्स on left hand side मतलब on reactant side must be equal to mass of atoms on product side, that is right hand side। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और बैलेंस इक्वेशन भी मैंने इसी के साथ यहाँ पे बता दी। तो चलो अब हम क्या करने वाले हैं, स्टेप्स देखिए पहले कैसे कैसे इसको बैलेंस करते हैं। लेकिन स्टेप्स से पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाहता हूं, जिससे आप इतने सारे स्टेप्स जो आपकी बुक में मेंशन्ड है उनको करे बिना ही फटाफट से केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो चलो, ये बुक के बाहर है, लेकिन इस ट्रिक से आप ऐसे चुटकियों में फटाफट क्या कर सकते हैं, फटाफट से आप क्या कर सकते हैं, केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये ट्रिक है, ये अगर दोस्तों से ज्यादा मार्क्स लाने हो तो ये चीज काम आएगी, आंसर क्रॉस चेक करने में काम आएगी, और कोई आपका ज्यादा अच्छा दोस्त हो तो उसके साथ वीडियो शेयर कर देना, उसको भी ये ट्रिक पता लग जाएगी। तो चलो देखते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं आयरन का, Fe। आयरन को का सिंबल क्या होता है, Fe।
ये रिएक्ट कर रहा है आपका किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपका बना रहा है, दूसरी जगह चाहिए मेरे को, नहीं ये आयरन जो है आपका H2O के साथ, पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है आपका Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड गैस, ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका आ गया। अब हम ट्रिक में क्या करेंगे, जो हमारी ट्रिक है उसमें क्या करते हैं, जितनी भी आपके यहाँ पे कंपाउंड्स हैं, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सबको एक एक कोएफिशिएंट दे दीजिए रैंडमली A B C D। तो हम क्या करेंगे, फेरस को कोएफिशिएंट क्या दे दिया हमने, A दे दिया, वाटर को H2O को क्या दे दिया, कोएफिशिएंट B दे दिया, और यहाँ पे फेरस को कोएफिशिएंट क्या दे दिया, फेरस ऑक्साइड को C दे दिया, और H2 को क्या दे दिया, D दे दिया। तो बेसिकली हमने क्या किया कि अगर A मान लीजिए A2 होता तो हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कितने आइटम है, दो आइटम है आयरन के Fe के। यहाँ पे अगर B2 होता तो हम क्या बोलते हैं, H के आइटम 2 into 2, 4 आइटम तो H के हैं और 2 आइटम किसके हैं, 2 into 1 ऑक्सीजन के। तो ये मैं बता रहा हूं कि हमने नहीं पता कि यहाँ पे 1 लिखे, यहाँ पे 2 लिखे, यहाँ पे 3 लिखे, यहाँ पे 4 लिखे, यहाँ 1 2 लिखे, यहाँ 3 और 4 लिखे, किससे बैलेंस होगी ये हमें नहीं पता है। तो उसकी मैं क्या बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। आप क्या करो, पहले ऐसे ABCD एक रैंडमली वेरिएबल्स डिफाइन कर दो हर एक कोएफिशिएंट पे। अब क्या करना है आपको, अब आप क्या करो, एक एक एलिमेंट को उठाओ। यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम एक टेबल बनाने वाले हैं। यहाँ पे आएगा आपका एलिमेंट, यहां पे रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, इसको LHS लिख देता हूं। रिएक्टेंट साइड कौन सी होती है, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कितने हैं, और सिंस हम लॉ फॉलो कर रहे हैं तो ये क्या होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम इस वाले चीज को यूज करने वाले हैं यहाँ पे। चलो देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा सबसे पहला आइटम क्या है, Fe। तो Fe को ही उठा लेते हैं। Fe क्या है, आयरन है। आयरन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने आइटम्स हैं, A into 1, एक ही आइटम, A ही आइटम है, A into 1 A। ये किसके बराबर होगा, A is equals to लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कितने आइटम है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें पता लग गया कितने थे, A थे। राइट हैंड साइड में कितने होंगे, C इसका कोएफिशिएंट, और एक मॉलिक्यूल C मॉलिक्यूल है Fe3O4 के। एक मॉलिक्यूल में कितने हैं Fe3O4 के, 3। तो C में कितने हो गए, C into 3, इसको क्या बोल सकते हो, 3C। तो आपको एक 3C, तो राइट हैंड साइड में क्या आ गया, 3C। क्योंकि हम क्या बोला, हमने क्या मान लिया, ये ABCD लगाने के बाद क्या है, आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे A इक्वल टू 3C कर दिया फेरस की वजह से। चलो सिमिलरली अब हम दूसरे एटम के लिए करेंगे। दूसरा एटम क्या है हमारा, हाइड्रोजन। एटम्स की बात कर रहे हैं ना कि कंपाउंड की। तो एटम क्या होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम, H2O के B एटम, B मॉलिक्यूल्स हैं। H2O क्या है, आपका कंपाउंड है, B मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल H2O में आपके 2 एटम होते हैं, तो B में कितने हो गए, 2 into B। तो आपका क्या आ गया, LHS में आपके 2B एटम्स हैं, इसके H2O के। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट साइड पे, राइट हैंड साइड पे आपके कितने आएंगे, 2 एटम है H2 के, 2 एटम है हाइड्रोजन के एक H2 मॉलिक्यूल में। तो D में कितने होंगे, 2 into D। तो आपको क्या पता लगा कि राइट हैंड साइड पे 2D एटम्स है, क्योंकि हमने माना है ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन का एटम नहीं है, केवल इस राइट हैंड साइड पे केवल अकेला यही है जो हाइड्रोजन का एटम दे रहा है। तो आपका कितना आ गया, 2D आ गया। तो आपने क्या किया, 2B इक्वल्स टू 2D कर दिया, क्योंकि हमने क्या बोला, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो जितने एटम्स इधर हाइड्रोजन के होंगे उतने ही उधर होंगे, जितने आयरन के होंगे उतने ही उधर आयरन के होंगे। तो अब एक ही हमारा एटम बचा है, वो है ऑक्सीजन। इधर कितने एटम है ऑक्सीजन के, B into 1 B। ये किसके बराबर होने वाला है, राइट हैंड साइड में कितने हैं, Fe3O4। एक मॉलिक्यूल Fe3O4 में आपके पास 4 एटम हैं। तो C मॉलिक्यूल Fe3O4 में आपके पास होने वाला है 4 into C मॉलिक्यूल, 4 into C एटम्स। तो ये क्या पता लग गया, राइट हैंड साइड में कितने एटम्स आए आपके ऑक्सीजन के, 4C। तो B इक्वल टू 4C। तो चलो अब हमने एक टेबल तो तैयार कर ली इस तरीके से। तो ये आपने तैयार करनी है। अगर आपने ये तैयार कर ली अच्छे से तो आपका आंसर आ चुका है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास पहली इक्वेशन है A इक्वल टू 3C। दूसरी इक्वेशन क्या
b इक्वल टू डी लिख सकता हूं मैं ऐसे, b इक्वल टू डी लिख लिया। थर्ड इक्वेशन क्या है, b इक्वल टू 4c। तो यहां पे मैंने इन्हें नोट डाउन कर लिया, आप यहां पे लिख सकते हैं। तो मेरे को सिंप्लीफाई करना था, 2 से 2 कट करना था, इसलिए मैंने वहां लिख दिया। तो अब देखो, अब क्या करो, आप कोई भी ABCD में से कोई भी एक को अज्यूम करना शुरू करो। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे C को अज्यूम कर रहा हूं। लेट C इक्वल टू 1। C को मैंने क्या किया, 1 अज्यूम किया। तो 1 अज्यूम करते ही मेरा A की वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन से A की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 1 कितना, 3 आ गया। B की वैल्यू क्या आएगी, B की वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू C। तो 4 इंटू C कितना हो गया, 4। 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4। D की वैल्यू क्या आएगी, B के बराबर, तो D भी कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहां से आपको क्या पता लगा, C, यहां से ABCD की आपको वैल्यूज पता लग गई। अब हो सकता है ये 1 पे ना आए, 1 पे कुछ फ्रैक्शन आ जाए। अगर 1 पे आपका फ्रैक्शन आ रहा है, इंटीजर नहीं आ रहा है, तो आप चेंज कर दीजिए, 1 की जगह उसको 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए। इस तरीके से आपको आंसर मिल जाता है। ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक। तो हमारी जो फाइनल आंसर आने वाला है, जो फाइनल इक्वेशन है, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या आने वाली है, A की वैल्यू 3, तो 3Fe प्लस H2O की कितनी, B कितना है, 4H2O। क्या बना रहे हैं ये, CF3O4। C कितना है, 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, Fe3O4। साथ में DH2, D की वैल्यू क्या है, 4, तो 4H2। अब ये क्या है, गैस है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये सॉलिड है। तो देखो, आप अपनी एनसीईआरटी बुक से मैच कर सकते हैं। उसी का ये मैंने एग्जांपल लिया है। इस शॉर्ट ट्रिक से हमें बिल्कुल सही आंसर मिला है। तो यही शॉर्ट ट्रिक आप लगा के क्या कर सकते हैं, अपना आंसर निकाल सकते हैं। जस्ट 2 या 3 मिनट में। यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए इतना टाइम लग गया। आपने देखा कितना इजी तरीका है। इस तरीके से आप अपना आंसर 2 या 3 मिनट में निकाल सकते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है स्टेप्स। अब जो आपके एनसीईआरटी बुक में मेथड है उसको हम देखने वाले हैं, लेकिन वो लेक्चर हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये शॉर्ट ट्रिक है पसंद आई हो, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहें कि ये ट्रिक आपके दोस्तों को पता लगे, आपके दोस्त भी अच्छे से मार्क्स ला सकें, और अगर आप चाहें अपने तक सीमित रखें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो प्रेफर करूंगा कि सबको पता लगे। तो आप ये वीडियो को शेयर करें, ये ट्रिक सबको बताएं, आपके दोस्त भी आपको थैंक यू बोलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।